हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सेट 4। एक सेट हम लोग पूरा ए टू जेड जैसा मतलब मैट्रिक्स एग्जाम में आने वाले हैं, वैसे एक मैथ का सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। हमारा टाइम रहने वाला है 3 घंटा, जो कि हम लोगों को कंप्लीट करना है थोड़ा जल्दी ही। ठीक है, तो पहला पहला पार्ट में आपको सारा एमसीक्यूज में बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आते जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 140 जो है इसको हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 का हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें कौन सा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर क्या बोल रहे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 18 एवं 12 का एचसीएफ क्या होगा। 18 और 12 का एचसीएफ क्या होने वाला है। तो 18 और 12 का एचसीएफ बोला है, तो आप लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। 18 का पहले ये को एलसीएम कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 3 3, 2 3 में 6, 6 3 में 18, ये 18 को हो गया। 18 और कितना बोला है 12 का बोला है। ठीक है, तो 18 और 12 का एचसीएफ बोला है, तो यहाँ पे देखो ये 12 हो गया हमारा। 12 का कितना आ जाएगा आपका 2 और 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा एचसीएफ में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो रहा है, एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा 6। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं बाबू कि निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा संख्या है जो अप्रिमेय नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि √48 है, बट्टा में कितना है √27 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही अंडर में लिख सकते हैं 48/27। ठीक है, अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो देखो इसको और कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग। √48 है, ठीक है, बट्टा √27 है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 48 को किस में तोड़ सकते हैं हम लोग। एक्चुअली में 48 होता है 2 दूनी 4, 4 4 दूनी में 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 16 40। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 में 48। तो ये हो जाएगा 48 का एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 में 9, 3 में 27। मतलब एक 3 बाहर आएगा, एक अंडर में रहेगा, और ये 1 और ये 2, मतलब 2 ठो 2 बाहर आएगा, 1 ठो अंडर में रहेगा। यहाँ पे आपका 1 ठो 3 बाहर आएगा और 1 ठो अंडर में रहेगा। तो ये अंडर 3 कटेगा, और 2 दूनी 4, 4/3 आ जा रहा है आंसर। तो 4/3 जो अनरूट के बाहर आ गया, तो ये हमारा अप्रिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका अप्रिमेय संख्या ये नहीं है। कौन नहीं है, ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, y = p(x) का ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद p(x) के शून्यंकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार टच हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, तो यहाँ पे बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यंक क्या है। तो इसको अगर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, t² - 15 इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। तो जहाँ पे t² इक्वल टू ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, t इक्वल टू √15 हो जाएगा। √15 को हम लोग प्लस माइनस √15 कर सकते हैं, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म, ये दिया हुआ है, तो का हल है। इसका हल निकालना है हम लोगों को, x और y का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू, चलो निकालते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x + y = 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट और एक को दिया हुआ है आपका 3x + 2y = 8 दिया हुआ है। आप लोग एक ठो को समीकरण 1 मान लेना, एक ठो को समीकरण 2 मान लेना। इसमें हम लोग क्या इक्वल कर सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4x प्लस वाई इक्वल 2y इक्वल टू 5 दूनी में 10 हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे x बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो x का मान कितना है हमारा 2 आया, तो समीकरण 1 में बैठा देंगे। समीकरण 1 है हमारा 2x है, तो 2 गुना 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 5। और क्या कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान 2 आया, y का मान 1 आया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, x का मान का 2 और y का मान 1, ये सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। इसमें से बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, देखो द्विघात समीकरण होता है हमारा ये वाला फॉर्म में आना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म में आना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए ये वाला फॉर्म में आना चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर एक सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें ये बी नंबर जो आएगा ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो वास्तविक मूल नहीं है यदि इसका a इज नॉट इक्वल टू 0 वास्तविक मूल नहीं है यदि। देखो वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d अगर लेस देन 0 होगा, मतलब d का मान अगर माइनस में आएगा तो तब उसमें क्या होगा, तब उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल क्या होगा बाबू, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, जब d इज लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर का एक एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सारवंतर निकालना है। ठीक है, 10 नंबर देखो क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट का 2, ये दिया हुआ है हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट का 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा a का मान कितना है, a का मान 3 है और a2 का मान कितना है 3 प्लस अंडर रूट का 2 है। तो d इक्वल टू क्या होता है हमारा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 में 3 प्लस अंडर रूट का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो इससे ये वाला 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सारवंतर डी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन भी एक एपी का है, जिसमें 8 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान 7 दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है, n का मान 8 दिया हुआ है और an निकालना है। देखो तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d। a का मान है बाबू हमारा 7 प्लस d का मान है हमारा 3, n का मान है 8 माइनस 1, d हमारा हो जाएगा 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 या 21 हो जाएगा हमारा 28, आंसर सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 बिंदु दिया हुआ है, बीच की दूरी निकालना है, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। 12 नंबर को हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -5 7 और दिया हुआ है -1 3, बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो इसमें हमारा x2 है हमारा माइनस का 1 माइनस और माइनस में प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16 अंडर रूट का 32 और 32 होता है हमारा 2 दूनी 4 4 में 16 16 दूनी तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बाबू, देखो बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 2 दिया हुआ है हमारा, 2 दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी मान लेते हैं, 3 4 दिया हुआ है, एक ठो 1 और 2 दिया हुआ है, मिड पॉइंट निकालना है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, पी एक्स वाई निकालना है हम लोगों को। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो हमारा पी एक्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ये होता है हमारा फार्मूला।
तो 1 + 3/2 और 2 + 4/2 ये हो गया। तो 3 1 में 4, 4/2 मतलब 2 और 4 2 में 6, 6/2 मतलब 3। तो ये हो जाएगा हमारा PXY 2 और 3। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 14 नंबर बोल रहे हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप और सर्वांग सम में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। समरूप मतलब एक जैसा एक ही, ठीक है, इसको याद रखिएगा। समरूप मतलब होता है, समरूप मतलब याद रखना कि एक जैसा एक ही, ठीक है। और सर्वांग सम का मतलब होता है, सर्वांग सम का मतलब है एक जैसा होगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? आकृति डी समांतर BC है तो AD का मान निकालो। ये वाला अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, हमारा AD बट्टा होता है DB बराबर होता है AE बटा EC। गला प्रूव करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो AD दिया हुआ नहीं, हमारा निकालना है 7.2 दिया हुआ है, DB AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4। ये भागा है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। AD बराबर आ जाएगा 1.8 5.4 इंटू 7.2। इसको अगर हम लोग काटते हैं 18 3 में 54, मतलब यह आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हट गया मान लो, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं 1.8 है, 5.4 है इंटू 7.2 है। इसका पॉइंट हटा, इसका पॉइंट हटा, ठीक है, इसका पॉइंट हटा तो इसका एक पॉइंट हटा, 1 0, इधर में 2 पॉइंट हटेगा 100, ये जीरो गया। 18 3 में 54 कटेगा और 1 0 आएगा, ठीक है। अगर उसको हटाते हैं हम लोग, अगर नहीं भी हटाते हैं तो इसको काटेंगे हम लोग। 3 2 में 6, 3 4 में 12, 2.4। तो AD बराबर आ जा रहा है हमारा 2.4, ठीक है। इसमें भी काट सकते हो, 3 2 में 6, 3 4 में 12, 10 नीचे 24/10 मतलब 2.4। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 2.4 हो जाएगा हमारा आंसर, 2.4 बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दो त्रिभुज दिया हुआ है AB बराबर AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF एवं ये दो कोण की माप दिया हुआ है 40 डिग्री 80 डिग्री। तो F कोण की माप क्या होगा? F कोण की माप यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री निकाल सकते हैं। देखो 8 6 में 14, दो त्रिभुज दिया हुआ है 8 6 में 14, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। 8 4 में 12 हो जाएगा, 8 6 में 14 और 40 80। त्रिभुज का माप कितना ही होता है? 80 डिग्री ही होता है। तो उस हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा के बना सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा 17 नंबर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है 17 नंबर? √2 x² - x माइनस √2 के मूल की प्रकृति क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसमें मूल की प्रकृति जानने के लिए D निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग D निकालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा √2 x² - x माइनस √2 = 0। D मूलों की प्रकृति जानना है हमको। तो D = हो जाएगा फॉर्मूला हमारा B² - 4AC। तो B का क्या है हमारा? B यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। तो B का मान हमारा -1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू माइनस का √2। देखो यहाँ पे ABC का अगर मान बता दो, हमारा A का मान आ जाएगा √2, B का मान आ जाएगा -1, C का मान आ जाएगा आपका माइनस का √2, ठीक है। तो 1 आएगा माइनस √2 गुना करेंगे तो 2 4 दूनी में कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस में प्लस होगा, आ रहा हमारा 9। तो D इज ग्रेटर देन 0। अगर D ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल क्या होता है? मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान। मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक असमान, ठीक है। देखो इसमें 3 चीज़ होता है। अगर D बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान। अगर D ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान। अगर D लेस देन 0 हो तो मूल संभव नहीं, ठीक है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? देखो 18 में बोल रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है? देखो किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा को हम कितनी हो सकती है?
स्पर्श रेखा हमारा कितना हो सकता है बाबू, 2 हो सकता है। स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, देखो ये वाला स्पर्श रेखा का बिंदु 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा का बिंदु कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 + 90 + 110 और ये वाला हमारा एंगल पी टी क्यू। ठीक है, बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये वाला बोल रहा है, आकृति में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला फिगर दिया हुआ है जो कि मतलब वृत्त का क्वेश्चन है। इसमें स्पर्श रेखा 2 ठो दिया हुआ है, किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। यहाँ पे 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे मिड वाला कोण का मान। ठीक है, तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री का होता है, 2 90 डिग्री, 110 डिग्री, फिर पी टी क्यू ये वाला एंगल बराबर 360 डिग्री। तो इसमें 9 9 में 18, 27, 28, 29 मतलब 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360। तो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 7 में 16, 70 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमारा, यदि साइन ए बराबर 0.6 है तो सेक ए का मान निकालो। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में एक आया हुआ था, आपका बोर्ड हो जाएगा आपका 24 में आया है, 24 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूज है कि 0.6 दिया हुआ है कैसे बनाना है। तो साइन ए बराबर 0.6 को हम लोग 6/10 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो साइन का मान होता है हमारा p/h, यहाँ पे b गायब है। सेक का क्या होता है, कॉस का होता है हमारा साइन कॉस 10, p/b होता है, मतलब यहाँ पे b निकालना है। b निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b का जो मान आएगा, देखो b निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा बाबू, यहाँ पे b निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, b निकालने के लिए हम लोग √h² माइनस p² कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 आएगा हमारा 4 64 मतलब आएगा 8। ठीक है, और h/b होता है आपका सेक, h/b होता है, मतलब h का मान है हमारा 10 और b आया हमारा 8, मतलब जो सेक a का मान है वो कितना आ जाएगा हमारा 10/8। ये हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस समझने की देर है। यहाँ पे दिया हुआ है 21 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री का एमसीक्यूज है। बहुत ही आसान होता है ट्रिगोनोमेट्री के एमसीक्यूज अगर आप लोग फार्मूला सब याद रखते हो। ठीक है, चलो बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, √3 = 2 cos a, a का मान क्या होगा, तो चलो देखते हैं। √3 2 cos a, तो √3/2 cos a, ये cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos a ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री = a होता है। ठीक है, तो a का मान जो होगा हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 sin² a प्लस 5 cos² a बराबर होगा, ये 5 और 5 कॉमन ले लो। ठीक है, 5 कॉमन आएगा तो sin² a प्लस cos² a = बराबर नहीं देना रे, यहाँ पे यही वाला तो निकालना है हम लोग को। तो 5 और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, देखो जिसका हल होता है रेखिक समीकरण में वो संगत कहलाता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। यस, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, जो कि आजकल एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में डाल रहा है। पहले इसका एमसीक्यूज नहीं बनता था, लेकिन अभी एमसीक्यूज में डाल रहा है, 2-3 साल हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि 5 ऊंची उद्ग्रह मीनार के पाद से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहले ही बोला है कि आपको 5 मीटर ऊंची, ये हमारा मान लो 5 मीटर ऊंचाई का है, इसमें 5 मीटर दूरी का भी है, 5 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर दूरी। यहाँ पे जो मीनार का उन्नयन कोण होगा, ये वाला उन्नयन कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें, ये दोनों जो भुजा है वो आपस में बराबर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये दोनों एंगल जो बनेगा ये 45
और ये 45 का बनेगा। तो बिना कुछ बनाए भी आप लोग इसका आंसर 45 मार सकते हो, ठीक है। नहीं तो बना भी सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, पूरा बना सकते हो। ABC हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी बटा BC, इसको इस एंगल को कोई भी नाम दे दो, एक्स नाम दे दो, ठीक है, एक्स नाम दे दो। तो AB बटा BC इजकल टू यहाँ पे 10x नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 बट्टा में 5 आएगा बराबर 10x मान देते हो, x मान दे सकते हो। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इजकल टू 10x हो जाएगा। 10 कितना का मान 1 होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा ना बाबू। तो हम लोगों को देखो केंद्रीय कोण दिया हुआ है इतना, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक्चुअली में होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे केंद्रीय कोण थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 4 में 36 होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बटा 4 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम लोगों को बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 26, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको 22/7 कर सकते हैं और ये 7 × 7 कर सकते हैं, -14 कर सकते हैं। एक साथ गया 22 7 में, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में, 7 दूनी 14 15, -14 कर दो, 140 आ रहा है आपका आंसर। तो 140 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक घन का किनारा दिया हुआ, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक किनारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक मान लो तुम्हारा एक किनारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा फॉर्मूला 6a², तो 6 × 5 का स्क्वायर, तो 6 × 5 5 में 25, 25 4 में 100 और 25 दूनी में 50, मतलब 150 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 27 का मतलब ए नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक ठोस घनाभ के आयताकार, मतलब घनाभ के आकार की जिसकी बिमाई इतना है, ठोस का आयतन होगा, इसका आयतन क्या होगा। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH ही होता है, L × V × H। तो इसको अगर गुना करोगे तो वही आ जाएगा। इसमें अगर गुना करते हैं तो 8 56 15 × 56, इसको गुना करते हैं तो 15 3 में 45, 15 4 में 60, 60 का 0 हाथ में 6, 15 3 में 45, 15 4 में 60, 15 5 में 75, 15 6 में 90, 15 6 में 90 और 15 5 में 75, 75 और 9 9 5 में 14, 84, तो 840 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा आपका आंसर 840 सेंटीमीटर क्यूब, यस। देखो यहाँ पे बोला ये घनाभ के आकार के जिसकी बिमाई मतलब ये आपका LVH दिया हुआ है, ठीक है। इसका आयतन निकालना है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला ही वही होता है L × V × H, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 840 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसमें बोल रहा है माध्यक क्या होगा, ठीक है। देखो माध्यक में बता रहा हूँ कि माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, चलो बनाते हैं।
देखो बाबू, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या दिया हुआ है। सबसे पहले छोटा से बड़ा हम लोग सजा लेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना 11 संख्या है। तो अगर हम लोग इधर से 1 2 3 4 5 और इधर से भी हम लोग 5 संख्या बाद दे रहे हैं, इधर से भी ये तुम्हारा 5 संख्या बाद हो गया। तो मिडिल वाला जो बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो मिडिल में हमारा 7 बच रहा है, तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। माध्यक को अगर आप लोग फॉर्मूला में भी लाना चाहते हैं तो 11 हमारा क्या है, 11 हमारा विषम संख्या है, ठीक है। 11 हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो हमारा 11 संख्या है, 11 + 1/2 मतलब आपका 12/2 मतलब आ रहा है 6। तो यहाँ से हम लोग गिनते जाएंगे, 6 नंबर वाला जो डिजिट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 नंबर डिजिट है, ये हमारा 6th नंबर डिजिट है। तो इसलिए हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रायः चैप्टर एक बार अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखो तो एक बार देख लेना। यहाँ पे पीई दिया है, पीई नहीं निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग देखो, पीई बराबर दिया हुआ है 0.05, पीई नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से पी को माइनस करेंगे, तो 1 - 0.05 आएगा आपका 0.95, ये आपका आंसर, ठीक है। 0.95 बी नंबर हो गया आपका आंसर। तो यही था आज का 30 MCQs, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करो।